तो मैं आज आपको कोसोम ई कफ सिरप के डेंजर साइड इफेक्ट्स यानी इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं, यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूं और आप देख रहे हैं राफी हेल्थ केयर चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका जो ब्रांड नेम है वो कोसोम ई है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो अमोनियम क्लोराइड है, डाइफेनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड है और अमाइनोफाइलिन है। इसके अंदर 3 मेडिसिन है, यानी इसके अंदर 3 दवाइयाँ हैं। अमोनियम क्लोराइड ये जो है एक्सपेक्टोरेंट है, यानी कि ये जो है खांसी के अंदर जो है बलगम वगैरह ये प्रोड्यूस करता है, बलगम को निकालता है। ये म्यूकस को इन्हांस करता है, उसकी सिक्रीशन बढ़ाता है जिससे बलगम जो है वो निकलता है। इसके अलावा डाइफेनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड ये जो है एंटी हिस्टामिन है, यानी कि जो एलर्जी या जो एलर्जिक रिएक्शंस या एलर्जीज़ वगैरह हो जाती हैं उसको ये ख़त्म करता है, जिसके अंदर नज़ला ज़ुकाम वगैरह जो होता है उससे एलर्जी की वजह से हिस्टामिन रिलीज़ की वजह से उसको रोकता है ये, ठीक है। इसके अलावा अमाइनोफाइलिन ये जो है हमारे लंग्स के अंदर ब्रोंकोडायलेटर है, यानी कि जो हमारे लंग्स के ब्रोंकियल्स हैं उनको डायलेट करता है, उनको रिलैक्स करता है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। तो ये 3 दवाइयाँ इसके अंदर हैं और ये ज़्यादातर प्रोडक्टिव कफ के लिए यूज़ होता है, यानी कि ये जो है बलगमी खांसी के लिए यूज़ हो रहा होता है। ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और ये कफ सिरप है ख़ास करके प्रोडक्टिव कफ के लिए, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं तो वो आज मैं आपको इसके बताऊँगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसका जो है वो लीफलेट निकाल रहा हूँ, इसी से मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये इसकी बॉटल है, बॉटल को मैं अंदर ही रख रहा हूँ। ये इसका लीफलेट है। अच्छा, इसमें देखें ये वही है, अमोनियम क्लोराइड, डाइफेनहाइड्रामिन और अमाइनोफाइलिन है। इनके यहाँ पे फंक्शंस बता दिए, ये इनकी इंडिकेशंस हैं, यानी किस किस चीज़ों में ये यूज़ होता है और इसके आगे एडवर्स इफेक्ट्स यानी इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये आ गए। अच्छा, सबसे पहले जो इसका साइड इफ़ेक्ट आ रहा है वो आ रहा है साइकोमोटर स्किल्स, यानी कि फोल्ड कर लेगा, आप लोगों को भी अब दिख रहा होगा। साइकोमोटर स्किल्स इम्पेयरमेंट, यानी कि जो नॉर्मली फंक्शंस होते हैं हमारे, जो एक ह्यूमन बॉडी या जो एक आम बंदा कर रहा होता है, जिसमें नॉर्मल काम हम जो कर रहे होते हैं वो इससे इफ़ेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो डिसीजन मेकिंग का हो, चाहे वो सोचने का हो या कोई काम करने का हो, कोई भी चीज़ हो वो इससे इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक। इसके अलावा एटैक्सिया हो सकता है, यानी कि मूवमेंट में मुश्किल हो सकती है, बैलेंस करने में मुश्किल हो सकती है, सिडेशन हो सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा नींद आती है इससे और गुनूदगी होती है। ज़्यादातर जो ये कफ सिरप के जो जनरल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो ये होते हैं कि तकरीबन सभी के ये होते हैं कि उससे नींद बहुत आती है, जिसकी वजह से जो है गाड़ी चलाना और जो हैवी मशीनरी वगैरह जो यूज़ होती है या जिसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, ध्यान से काम करने की ज़रूरत होती है, उसके अंदर उसको कंट्राइंडिकेट करते हैं या उससे अवॉइड करते हैं। यानी कि जब भी कोई कफ सिरप यूज़ करा होता है तो उसको मना करते हैं कि आपने गाड़ी नहीं चलानी है या आपने ये हैवी मशीनरी नहीं जो है चलानी, ऑपरेट नहीं करनी। तो इसी वजह से, क्योंकि इससे जो है सिडेशन होती है और पेशेंट जो है वो प्रॉपरली अपना वर्क नहीं कर पाता, उसकी जो साइकोमोटर स्किल्स वगैरह होते हैं वो इससे इफेक्ट हो सकते हैं, जिसमें डिसीजन मेकिंग, ठीक है, और भी बहुत सी इसमें चीज़ें आ रही होती हैं। और देखें तो इससे ड्राउजीनेस हो सकती है, यानी कि इससे चक्कर आ सकते हैं। डिस्टर्बेंस इन अटेंशन, वही कि अटेंशन नहीं दी जाती, सही से काम पे तवज्जो नहीं दी जाती। इसके अलावा अनस्टेडीनेस, यानी कि जो है वो वही चक्कर आते हैं, बैलेंस नहीं हो पाता, बंदा फ़ौरन लड़खड़ाता है, गिर जाता है। तो ये इस तरह की जो कंडीशन होती है। डिजीनेस आती है, ये भी उसी में आती है कि गुनूदगी, चक्कर आना, डिजीनेस यानी कि चक्कर आते हैं, ये उसी की कंडीशन में आ रहा होता है। हेडेक यानी कि सर में दर्द होना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस यानी कि भूल जाना, थोड़ी देर याद थी बात और फिर भूल गए, तो ये उससे हो सकता है। डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग, यानी कि कंसंट्रेशन में कहीं जो है वो काम करने में मुश्किल हो या कहीं जो है कंसंट्रेट करने में मुश्किल हो, ठीक, कोई काम कर रहे हो वो सही से ना कर पा रहे हो, कंसंट्रेशन नहीं हो, यानी कि तवज्जो या आप कह लें कि उसके ऊपर प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ब्लर विजन, यानी कि इससे जो है धुंधला दिखना,
फोटोफोबिया यानी कि जो रोशनी है वो बुरी लगना या उससे दूर होना कि यार लाइट से दूर रहें, ठीक है। मिड्रेसिस, आँखों का बहुत ज़्यादा जो है वो झपकना कह लें आप। साइनस टैकीकार्डिया, ये जो है इससे ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाए। थिकनिंग ऑफ ब्रोंकियल सिक्रीशन यानी कि जो ब्रोंकियल्स है उसके अंदर जो सिक्रीशंस होती हैं उनको ये बढ़ा देता है। टैकिपनिया कर सकता है। इसके अलावा ड्राई माउथ यानी कि मुंह भी खुश्क कर सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस भी कर सकता है, जिसमें ये गैस्ट्रो ईसोफेगियल रिफ्लक्स कर सकता है, यानी कि जिसमें पेशेंट को जो है वो अचानक से खाना जो है मुंह में आने लगता है तो उसको फील होता है ऐसे पीछे से रिफ्लक्स हो रहा है, यानी कि जो खाया है वो वापस मुंह में आ रहा है। जलन होती है या पानी आता है, कहते हैं मिर्चों वाला पानी वगैरह, तो वो ये रिफ्लक्स यही होता है। नोजिया होता है यानी कि मतली हो सकती है। वॉमिटिंग यानी उल्टी भी हो सकती है। हेमेटोमेसिस यानी कि उल्टी में खून भी आ सकता है, ठीक है। डायरिया भी हो सकता है, इससे पेट भी ख़राब हो सकता है। और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ पेशेंट्स में डायरिया भी हो सकता है और कुछ पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा यूरिनरी डिफ़िकल्टी यानी कि पेशाब में मुश्किल हो सकती है। यूरिनरी रिटेंशन भी हो सकता है, यानी कि पेशाब बिल्कुल भी ना आए, ये भी हो सकता है। और पॉलीयूरिया भी हो सकता है, बार बार पेशाब आए। एल्बुमिनूरिया भी हो सकता है, यानी कि एल्बुमिन जो एक प्रोटीन होती है हमारे ब्लड के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो भी इससे जो है वो सिक्रीट हो सकती है। और फैटीग भी हो सकता है पेशेंट, यानी वो थक भी सकता है। तो यानी कि इससे जो पेशेंट है वो काफ़ी मुतासिर होता है। ज़्यादातर उसके जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं या जो उसके डेली के काम होते हैं वो इससे इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे वो गाड़ी चलाने में उसको मुश्किल हो सकती है, ठीक है। उसके जो नॉर्मल, मैंने आपको जिस तरह इतने साइड इफ़ेक्ट्स बताए कि डिस्टर्बेंस इन अटेंशन, डिफ़िकल्टी कंसंट्रेशन, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो सकता है ना, सिडेशन, ड्राउजीनेस, तो ये सारे जो है ये कॉज कर सकता है। ये ब्लड प्रेशर भी हाई कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये हेमेटोमेसिस भी करा सकते हैं, यानी कि इसमें ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स ये कर सकता है। तो अब अगर बात कर लें इसके ओवरडोज की भी, तो ओवरडोज पे भी अगर आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर लें या गलत तरीके से यूज़ कर लें तो उसमें भी आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें ज़्यादातर ये जो डाइफेनहाइड्रामिन दवाई है ये कन्वर्जेंस कर सकती है, यानी कि इससे दौरे पड़ सकते हैं, कोमा में भी जा सकता है पेशेंट। मिड्रियासिस जो मैंने पहले आपको बताया, फीवर भी हो सकता है, इससे बुखार भी हो सकता है, फ्लशिंग भी कर सकता है। ये ड्राउजीनेस यानी कि वही गुनूदगी, डिजीनेस यानी चक्कर आना, डायरिया भी कर सकता है, यानी कि इससे पेट भी बहुत शदीद वाला ख़राब हो सकता है। एब्डोमिनल पेन हो सकता है, यानी कि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और एब्डोमिन में बहुत होता है। हेमेटोमेसिस हो सकता है, यानी कि उल्टी में जो है खून आ सकता है। एजिटेशन भी हो सकता है पेशेंट को, यानी चिड़चिड़ाहट बहुत होगी उसको, ट्रिमर्स आने लगते हैं उसको, यानी कि जो बॉडी होती है वो एक तरह से दौरे की तरह ही होता है, उसमें आने लगते हैं उसकी बॉडी के अंदर, मूवमेंट करने लगती है बॉडी इरेगुलर। डिस्टोनिक रिएक्शंस हो सकते हैं। हेलुसिनेशंस भी कर सकता है। हेलुसिनेशन वो चीज़ें होती हैं जो हकीकत में नहीं होती लेकिन पेशेंट को जो है वो आ रही होती हैं। वो सुनने वाली भी हो सकती हैं, वो देखने वाली होती हैं, जिनमें असल में वो होती नहीं है लेकिन वो पेशेंट को फील हो रही होती है कि ऐसे हो रही हैं, ठीक है। कुछ पेशेंट्स के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं डाइफेनहाइड्रामिन से, वो भी बड़े ख़तरनाक होते हैं। और बात करें तो ये जो ओवरडोज है ये अब बता रहे हैं कि इसको कैसे ख़त्म करते हैं, तो इसके लिए गैस्ट्रिक लेवाज और एस्पायरेशन करते हैं। इसके अलावा डायज़ेपाम देते हैं, इसके उसको सीजर्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, और फाइसोस्टिग्मीन देते हैं डाइफेनहाइड्रामिन के एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स के लिए, यानी कि जो इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं उसको रोकने के लिए, ठीक। यानी आपने ये देखा कि ओवरडोज के अंदर भी इसके बड़े ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि इसका डोज बढ़ जाता है तो जैसे जैसे डोज बढ़ता है उससे इसके नुकसान होने लगते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि ये दवाई है इसको अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करके ही यूज़ करें, खुद से ना यूज़ करें। अगर आप इस पर भी देखें तो इस पर इन्होंने खुद लिखा हुआ है टू बी सोल्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली, यानी कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इसको आप यूज़ करें, यानी अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करके यूज़ करें, खुद से ना यूज़ करें। बहुत से लोग ये समझ रहे होते हैं कि यार ये तो कफ सिरप है, इसका क्या नुकसान होगा। तो भाई ये भी दवाई है और दवाई को दवाई की तरह ही इस्तेमाल करें, खाने की तरह इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होता है। ये ज़्यादातर जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये होते ही इसी वजह से, जब आप इसको गलत तरीके से यूज़ करें या बहुत ज़्यादा यूज़ करें या जो है वो सेल्फ मेडिकेशन करें, ठीक है, तो उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड या किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन करना हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। और अगर आपको ये मेडिसिन या कोई भी मेडिसिन चाहिए हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको ये मेडिसिन सप्लाई भी कर दूंगा।
तो अब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अब अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।